हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी वेल्डिंग ट्रेड एमसीक्यू क्लास में। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस बाय प्रिया। आज के इस वीडियो में हम फिर से वेल्डिंग ट्रेड से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जो कि निमी पैटर्न पर आधारित हैं और आपके लिए दोनों लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर आया हूँ। प्रीवियस वीडियोज में हमने 175 क्वेश्चन तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज हम उनसे आगे बढ़ेंगे और आज फिर 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में जो मैंने अपलोड किए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपने नोट्स भी उसके थ्रू बना सकते हैं। नेक्स्ट मंथ से आपको मैं वेल्डिंग ट्रेड एमसीक्यू का लाइव स्ट्रीमिंग के साथ जुड़ेंगे, यानी लाइव क्लासेस के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़िएगा। आपको इस वीडियो में टाइमिंग भी दिखा दी जाएगी, बता दी जाएगी कि किस टाइम पर हम लोग जुड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वेल्डिंग ट्रेड एमसीक्यू। हमारा पहला क्वेश्चन है, Which metal cannot be cut by oxyacetylene gas cutting? ऑक्सीएसिटिलीन गैस कटाई द्वारा कौन सा धातु नहीं काटा जा सकता है? आपके ऑप्शन है माइल्ड स्टील, फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल की कटाई हम लोग गैस कटिंग के द्वारा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नॉन फेरस मेटल के जो ऑक्साइड बनते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बेस धातु के जो मेल्टिंग पॉइंट उससे अधिक होता है, तो काटना संभव नहीं हो पाता है। चलिए नेक्स्ट, ड्यू टू विच रिएक्शन, यहाँ पे आपका गैस कटिंग हो जाएगा। ड्यू टू विच रिएक्शन गैस कटिंग प्रोसेस ऑफ हैपन, किस क्रिया के द्वारा गैस कटाई प्रक्रिया होती है? आपके ऑप्शन है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, मिक्स्ड रिएक्शन, टेम्परेचर यानी ऑक्सीकरण, अपचयन, मिश्रित क्रिया या ताप क्रिया। तो इसका सही जवाब है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण ही जो हमारा गैस कटिंग संभव हो पाता है। गैस कटिंग करने में ऑक्सीडेशन क्रिया का बहुत ही महत्व है। जब हम किसी भी मेटल को कट करने के लिए, फेरस मेटल को कट करने के लिए उसको रेड हॉट कंडीशन में डालते हैं तो वह ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। जब हम उस पर जेड ऑक्सीजन डालते हैं तो वो रिएक्ट करता है और वहां पर खूब सारी एनर्जी जनरेट होती है और उस एनर्जी के कारण वो आयरन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और जिसको जेड के द्वारा हटा के हम अपनी गैस कटिंग को कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, इन गैस कटिंग मोल्टन मेटल ऑफ आयरन ऑक्साइड इज कॉल्ड, गैस कटाई में पिघले हुए आयरन ऑक्साइड मेटल को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है कर्व, कटिंग लाइन, स्लैग, जेट। तो इसका सही जवाब है स्लैग। जो हमारा आयरन ऑक्साइड होता है उसको स्लैग भी बोलते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से खराब हो चुका होता है, हल्का हो चुका होता है और उसको हम जेट के द्वारा हटाकर कर्व बनाते हुए उसको हम वेल्डिंग कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है, when jet of oxygen coming from the cutting torch will blow the molten slag away from the metal making a gap is called, ऑक्सीजन जेट द्वारा पिघले स्लैग को हटाकर बनाया गया जगह गैप क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है कर्व, कटिंग लाइन, स्लैग, जेट। तो इसका सही जवाब है कर्व। ठीक है, जो हम लोग जेट के द्वारा हम आयरन ऑक्साइड को हटाते हैं तो जो वहां पे हमारा जगह बनता है उसको हम लोग कर्व के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्री हीटिंग टेम्परेचर एसिटिलीन गैस कटिंग फ्लेम, ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग फ्लेम, ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटाई फ्लेम का ताप कितना होता है? आपके ऑप्शन है 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 900 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही जवाब है 900 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हमारा प्री हीट टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है अकॉर्डिंग टू निमी। क्योंकि आप डिफरेंट राइटर्स की बुक में जाएंगे तो आपको 5-10 डिग्री से डिफरेंस देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए वरीड ना है, आप 900 डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ के रखिए और यही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट, टू ऑक्साइड 1 किलोग्राम ऑफ आयरन कंप्लीटली हाउ मच लीटर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, 1 किलो आयरन को पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत करने के लिए कितने लीटर ऑक्सीजन की जरूरत होती है? आपके ऑप्शन है 400 लीटर, 300 लीटर, 500 लीटर, 600 लीटर। तो इसका सही जवाब है 300 लीटर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है 1 kg आयरन को ऑक्साइड करने के लिए। नेक्स्ट है, विच सोल्यूशन इज यूज टू कूल द नोजल आफ्टर ईच कटिंग ऑपरेशन, प्रत्येक कटाई के बाद नोजल को ठंडा करने के लिए किस सोल्यूशन का प्रयोग करते हैं? आपके ऑप्शन है ऑयल, मिट्टी, एयर, वाटर। तो इसका सही जवाब है वाटर। हमें हर कटिंग प्रोसेस के बाद अपने नोजल को पानी से ठंडा कर लेना चाहिए। नेक्स्ट,
What should be approximate distance between inner cone and surface of the metal to be cut? इनर कोन तथा मेटल के सरफेस के बीच की लगभग कितनी दूरी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है 2 से 3 mm, 3 से 4 mm, 4 से 5 mm, 5 से 6 mm। तो इसका सही जवाब है 2 से 3 mm। ठीक है, हमारा जो सरफेस है जिस मेटल को काट रहे हैं उसका जो सरफेस है और इनर कोन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 से 3 mm होना चाहिए। What will be the approximate distance between orifice of cutting torch and surface of metal to be cut? कटाई टॉर्च के orifice तथा कटाई मेटल के सरफेस के बीच लगभग कितनी दूरी होनी चाहिए? 3 से 4 mm, 4 से 5 mm, 5 से 6 mm, 6 से 7 mm। तो इसका सही जवाब है 5 से 6 mm। ठीक है, इनर कोन पे 2 से 3 mm था और ओरिफिस से कितना होना चाहिए? 5 से 6 mm। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है, रेलवेज में पूछा गया है जब मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लें। विच ऑपरेशन वी विल परफॉर्म विद कटिंग टॉर्च शोन इन फिगर? चित्र में दिखाए गए कटिंग टॉर्च से हम किस प्रकार का कार्य कर सकते हैं? आपको ये फिगर दिखा रहा है। इस कटिंग टॉर्च का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? 30 डिग्री बेवल बनाने के लिए, 45 डिग्री बेवल के लिए, 60 डिग्री बेवल के लिए, 15 डिग्री बेवल के लिए। तो इसका सही जवाब है 30 डिग्री बेवल बनाने के लिए हम लोग इस कटिंग टॉर्च का प्रयोग करते हैं जो कि 30 डिग्री पर बेंड है। तो आपको इसका इस्तेमाल आप कहाँ पे कर सकते हैं? जहां पे हमें वी शेप बनाना है वहां पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, एज प्रिपरेशन में इसका प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट, हाउ मच थिक प्लेट वी कैन कट विद 0.8 mm कटिंग नोजल साइज? 0.8 mm कटाई नोजल से कितने mm थिक प्लेट को काट सकते हैं? आपके ऑप्शन है 7 से 8 mm, 3 से 6 mm, 6 से 9 mm, 6 से 19 mm, 19 से 20 mm। तो इसका सही जवाब है 3 से 6 mm। 3 से 6 mm तक के प्लेट को कटिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 0.8 mm के नोजल साइज का प्रयोग करते हैं। अब देखिए 0.8 mm नोजल साइज होता है, इसमें 0.4 के साथ बढ़ता रहता है। 0.8, 1.2, 1.6, 2 mm, 2.4, 2.8 एंड 3.2 तक होता है आपका ये नोजल साइज होता है। तो सिर्फ 4.4 mm का डिफरेंस होता है। तो अगर आपको एग्जाम में कभी आ जाता है तो आप इस चीज को भी दिमाग में रख के अपने नोजल साइज अगर वहां पे पूछा गया तो आप बता सकते हैं थिकनेस के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्या है? विच ऑपरेशन वी विल परफॉर्म विद कटिंग टॉर्च शोन इन फिगर? चित्र में दिखाए गए टॉर्च से हम किस प्रकार का कार्य कर सकते हैं? फिर से एक आपको टॉर्च दिखाई गई कटिंग टॉर्च और उसके हेल्प से आपको कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं? क्लीन सरफेस पे कटिंग करने के लिए, फॉर ऑयली सरफेस, फॉर ग्रीस्ड सरफेस, फॉर रस्टी एंड पेंटेड सरफेस। तो इसका सही जवाब है अगर रस्ट लगा हुआ है या पेंट लगा हुआ सरफेस है तो हम इस प्रकार के कटिंग नोजल का प्रयोग करते हैं। इसमें होल्स की संख्या ज्यादा दी है ताकि वो रस्ट और पेंट को हटा सके, उसके बाद हम लोग कटिंग ऑपरेशन को कर सकें। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द कटिंग ऑक्सीजन प्रेशर फॉर 1.6 mm कटिंग नोजल साइज? 1.6 mm कटिंग नोजल साइज में कटाई ऑक्सीजन प्रेशर कितना होना चाहिए? आपके ऑप्शन है 1 से 1.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1.4 से 2.1, 2.1 से 4.2, 4.2 से 4.6। तो इसका सही जवाब है 2.1 से 4.2 kg फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आपका ऑक्सीजन प्रेशर होना चाहिए। कौन सा? जेट वाला, जेट का प्रेशर इतना होना चाहिए अगर आप 1.6 mm कटाई नोजल का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑपरेशन विल बी परफॉर्म विद कटिंग टॉर्च शोन इन फिगर? चित्र में दिखाए गए कटिंग टॉर्च से हम किस प्रकार का कार्य कर सकते हैं? ठीक है, 20 डिग्री का दिया हुआ है एंगल और इसका प्रयोग किस लिए करना है? फॉर ग्रूव करने के लिए, फ्लेम मशीनिंग के लिए, इम्परफेक्ट वेल्ड की कट मतलब वेल्डिंग खराब होगी तो उसको कटिंग करने के लिए, ऑल ऑफ देम। तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ देम। हम ये सभी ऑपरेशन इस कटिंग टॉर्च के हेल्प से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, इफ टिप ऑफ कटिंग टॉर्च इज टू हाई व्हाट डिफेक्ट विल अकर? यदि कटिंग टॉर्च की टिप बहुत ऊपर होगी तो कौन सा डिफेक्ट आएगा? एज इज हीटेड और राउंडेड, कटिंग फेस इज नॉट स्मूथ, फेस इज स्लाइटली बेवर्ड, ऑल ऑफ देम। तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ देम। अगर आपका टिप हाई है, सरफेस से ज्यादा है, जो कि एक निश्चित होता है उससे ज्यादा है, 5 से 6 mm से ज्यादा आप अगर आप रखते हैं तो आपको ये डिफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। क्या डिफेक्ट? आपका राउंड हो जाएगा एज,
हीट हो जाएगा, राउंड हो जाएगा, उसका जो फेस होगा वो स्मूथ नहीं होगा, कुछ बेवल हो जाएगा, यानी कुछ एंगल पे कटिंग हो जाएगा। तो ये आपको सभी डिफेक्ट देखने को मिल सकते हैं अगर आपकी टिप का जो डिस्टेंस है वो हाई हो। चलिए नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूज प्लग। फ्यूज प्लग का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? आपके ऑप्शन है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही जवाब है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हमारा फ्यूज प्लग होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जो हमारे फ्यूल गैस होती हैं उन सिलेंडर्स में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ताकि अगर कोई अनसेफ कंडीशन आए या कोई दुर्घटना होने के समय में क्या होगा कि ये फ्यूज क्या होगा, फ्यूज प्लग फ्यूज हो जाएगा और गैस को निकलने का रास्ता दे देगा, ताकि जो सिलेंडर के अंदर का जो प्रेशर है वो निकल जाए। क्योंकि क्या होता है, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो सिलेंडर के अंदर का प्रेशर भी बढ़ता है। अगर प्रेशर बढ़ेगा, अगर उसको जगह नहीं मिलेगी तो सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है। तो उस ब्लास्ट से बचने के लिए हम लोग फ्यूज प्लग का इस्तेमाल करते हैं और उसका मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलिए नेक्स्ट है, विच डिस्टॉर्शन इज शोन इन फिगर। चित्र में कौन सा विरूपण दिखाया गया है। डिस्टॉर्शन आप वेल्डिंग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत सारे दिखते हैं। तो जो आपको डिस्टॉर्शन, जो प्लेट में जो डिस्टॉर्शन आया है कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स है, एंगुलर है या वेल्ड डिस्टॉर्शन है। तो इसका सही जवाब है लॉन्गिट्यूडनल, यानी लेंथ में इसका डिस्टॉर्स हुआ है, इसलिए ये लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन है। चलिए नेक्स्ट क्या है, विच डिस्टॉर्शन इज शोन इन फिगर। चित्र में कौन सा विरूपण दिखाया गया है, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, एंगुलर डिस्टॉर्शन, वेल्ड डिस्टॉर्शन। तो इसका सही जवाब है ये हमारा कौन सा है, ट्रांसवर्स है, जो कि चौड़ाई में हुआ है। देखिए ये चढ़ गया तो जो इसकी ये डिस्टेंस है वो क्या हो गई, जो इसकी है डिस्टेंस वो कम हो गई, तो ये ट्रांसफर डिस्टॉर्शन में आता है। और एंगुलर डिस्टॉर्शन आप लोग जानते हैं नाम से ही, कोड में अगर हम टी जॉइंट बना रहे हैं, हमें 90 डिग्री एंगल चाहिए, लेकिन वेल्डिंग के बाद वो 87 हो जा रहा है या 95 हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग उस डिस्टॉर्शन क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्टॉर्शन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, द जोन एडजेसेंट टू द फ्यूजन जोन इज कॉल्ड। फ्यूजन जोन के पास वाले जोन को क्या कहते हैं, HAW कहते हैं, HAZ कहते हैं, WAZ कहते हैं, FAZ कहते हैं। तो इसका सही जवाब है HAZ। HAZ का फुल फॉर्म होता है हीट अफेक्टेड जोन। हीट अफेक्टेड जोन हमारे जो वेल्ड बीड होता है उसके दोनों तरफ होता है हीट अफेक्टेड जोन। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक तो ये इंपॉर्टेंट है और दूसरा इसका फुल फॉर्म भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि HAZ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हीट अफेक्टेड जोन होता है। चलिए, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी कंबस्शन इज फर्दर बर्न इन विच जोन। प्राथमिक दहन के बाद बचा प्रोडक्ट किस जोन में जलता है। आपके ऑप्शन है हीट जोन, फायर जोन, रिड्यूसिंग जोन, इंक्रीजिंग जोन। तो इसका सही जवाब है रिड्यूसिंग जोन। जो रिड्यूसिंग जोन होता है उसमें हमारे जो फर्स्ट जो सेकेंडरी कंबस्शन होता है वो रिड्यूसिंग जोन में होता है। रिड्यूसिंग जोन क्या होता है, जो इनर कोन होता है उसके सराउंडिंग का जितना भी पोर्शन होता है उसको हम लोग रिड्यूसिंग जोन कहते हैं। और दूसरा चीज, रिड्यूसिंग जोन ही हमारा एक तरह से क्या करता है, सील्डिंग प्रोवाइड कराता है कि वेल्ड मेटल को, और हमारे जो बेस मेटल जो फ्यूज हो रहा है उस मेटल को एक सील्डिंग प्रोवाइड कराता है, किससे, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से सील्ड प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग जोन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया है कि ये इसमें जो सेकेंडरी कंबस्शन होता है, दूसरा इनर कोन के आसपास का एरिया होता है और ये सील्डिंग की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ रेगुलेटर। निम्नलिखित में से कौन एक रेगुलेटर का प्रकार नहीं है, सिंगल स्टेज, डबल स्टेज, सिंपल रेगुलेटर। तो इसका सही जवाब है सिंपल रेगुलेटर टाइप का कोई भी रेगुलेटर नहीं होता। हमारे रेगुलेटर जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, सिंगल स्टेज रेगुलेटर, डबल स्टेज रेगुलेटर। और रेगुलेटर का यूज क्या होता है, जो हमारा चार्जिंग प्रेशर है उसको वर्किंग प्रेशर में चेंज में बदलने के लिए हम लोग रेगुलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। और एक सिंगल स्टेज होता है, वो सिंगल स्टेज में हम लोग कर लेते हैं, यानी हमने गैस आया हमारा, हमने उसको एक सेट किया और सेकेंडरी हमने उसको यूज कर लिया। और जो डबल स्टेज होता है उसमें दो स्टेप में हम लोग उसको यूज करते हैं। पहले डायाफ्राम पे जाता है, फिर वहां से उसको हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं, उसको सेट कर सकते हैं और फिर वो दूसरे पे आता है। तो इससे सेकेंड स्टेज रेगुलेटर से बेनिफिट क्या होता है कि हम लोग मैक्सिमम गैस यूज कर सकते हैं। सेकेंड, हम लोग वेल्डिंग के दौरान प्रेशर लो नहीं होगा गैस खत्म होने के समय।
फर्स्ट सिंगल स्टेज में जब गैस खत्म होने लगेगी तो उसका इफेक्ट हमारे फ्लेम पे पड़ता है, लेकिन डबल स्टेज रेगुलेटर में ऐसा नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, विच वेल्डिंग डिफेक्ट इज शोन इन फिगर। चित्र में दिखाया गया कौन सा वेल्डिंग डिफेक्ट दिखाया गया है चित्र में, लैक ऑफ फ्यूजन, ओवरलैप, अंडरकट, बैड वेल्ड। तो इसका सही जवाब है अंडरकट, ये दिखाया हुआ है, ये आप पोर्शन देख सकते हैं, ये अंडरकट है। अंडरकट में हमारा जो क्या होता है, जो हमारा बेस मेटल होता है उसकी साइड में क्या होती है, कट जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, इस चित्र में कौन सा, विच वेल्डिंग डिफेक्ट शोन इन फिगर, चित्र में कौन सा वेल्डिंग डिफेक्ट दिखाया गया, पोरोसिटी है, ब्लो होल है, ओवरलैप है, अंडरकट है। तो ये ओवरलैप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, ये ओवरलैप हो गया हमारा मटेरियल। तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरलैप डिफेक्ट बोलते हैं वेल्डिंग में, जो कि अभी ओवरलैप हो गया है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा इसको हमें इसकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी, यानी इसको हमें बेंच वर्क करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, टाइम टेकन होगा, इसलिए इसको डिफेक्ट में रखा गया है। चलिए, विच वेल्डिंग डिफेक्ट इज शोन इन फिगर, चित्र में कौन सा वेल्डिंग डिफेक्ट दिखाया गया, लैक ऑफ पेनिट्रेशन, लैक ऑफ फ्यूजन, लैक ऑफ वेल्ड, ओवरलैप। तो ये लैक ऑफ पेनिट्रेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पेनिट्रेशन पूरा पेनिट्रेशन नहीं हुआ है, जितना हमारा थिकनेस था उतने तक ये मेटल नहीं पहुंचा है, यहाँ पे वो भी सेम है, ठीक है। तो ये कौन सा है, लैक ऑफ पेनिट्रेशन। चलिए, आज के इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, विच वेल्डिंग डिफेक्ट इज शोन इन फिगर, चित्र में कौन सा डिफेक्ट दिखाया गया, रस्ट, क्रैक, नॉन फ्यूजन, ब्लो होल। तो इसका सही जवाब है क्रैक। जो क्रैक है, ये देखिए आप, क्रैक है, ठीक है। तो आपने भी इन क्वेश्चंस को देखा होगा और आपने भी ट्राई किया होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। अगर आप बेहतर इनमें से 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, इट मीन्स आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर आप इससे कम कर रहे हैं, इट मीन्स आपको और ज्यादा तैयारी की जरूरत है। आप डिफरेंट राइटर्स की बुक को पढ़िए और डिफरेंट एग्जाम जो ऑलरेडी हो चुके हैं उनके भी पेपर्स को सॉल्व करिए। मुझे जहां तक लगता है एनसीएल का जो पैटर्न है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पैटर्न पे बेस्ड है, यानी दोनों का लगभग सेम होता है, क्योंकि ट्रेड थ्योरी और नॉन टेक्निकल उसमें पूछा जाता है 100 क्वेश्चन में 90 मिनट में पूछा जाएगा। तो आप डिफरेंट प्रीवियस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के क्वेश्चन कहीं से निकालिए और उनको सॉल्व करिए, एनसीएल के एग्जाम निकालिए, उनको सॉल्व करिए। और हम लोग भी ट्राई करें ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन एमसीक्यूज के थ्रू देने के लिए। नेक्स्ट मंथ हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू, यानी लाइव क्लासेस के थ्रू मिलेंगे। तो आप भी उस लाइव क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा लोग अटेंड करिए, अपने दोस्तों को बताइए, वो भी ज्यादा से ज्यादा लोग अटेंड करें, ताकि लाइव क्लासेस में हम लोग मिलकर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए और अपने एमसीक्यूज को बेहतर कर पाए। क्योंकि जो हमारा एनसीएल एग्जाम है वो एमसीक्यूज पे बेस्ड 70 क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड। तो इसमें आप जितना से ज्यादा एमसीक्यू तैयार कर पाएंगे, आपके लिए उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, जैसे आपने प्रीवियस वीडियोस को मैंने पसंद किया है, लाइक किया है, उसमें कमेंट भी किया है, बहुत लोगों ने उसमें जो गलतियां थी उनको भी बताया है, उनको भी मैंने शॉर्ट किया है कि हाँ ये गलत हो गई है, तो उसको भी मैंने कमेंट के थ्रू बता दिया है। तो आप भी थोड़ा सा क्वेश्चंस को देखिए, आपको अगर कुछ भी इसमें डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये डाउट है कुछ भी, तो उसको मैं तुरंत ही कमेंट के थ्रू आपको सॉर्ट करूंगा और आपको बेहतर करूंगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपने एग्जाम को बेहतर कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लाइव क्लासेस के थ्रू। तब तक के लिए धन्यवाद।